गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपका थर्ड पेपर है उसमें हम वित्तीय व्यवस्था का बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो वित्त की पैसे की आवश्यकता होती है उसका मैनेजमेंट एक संस्था किस प्रकार से करती है जिससे संस्था प्रगति की ओर अग्रसर होती है। क्योंकि शैक्षणिक संस्थान जो है किसी भी व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें प्रारंभ करने के लिए संस्था का जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो संस्था चला रहा है, उसका उद्देश्य विकास के साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी माना जाता है। आज हम करेंगे वित्तीय संसाधन के संबंधी कार्य। वित्तीय संसाधन संबंधी कार्य में पहला कार्य है मानव संसाधन संबंधी कार्य कि मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्स जो वहाँ पर कार्यरत रहते हैं उनके लिए वित्त प्रबंधन का क्या महत्व होता है। क्योंकि कार्यरत कर्मचारी जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को करने का एकमात्र उद्देश्य जीविकोपार्जन के लिए अपने साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो जब व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है तो वह उसके अधीन कर्मचारियों को भी जो है लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के कारण से जो आर्थिक मंदी का सामना हमको करना पड़ रहा है, देश जब विकसित होता है और जब विकास करने वाला होता है तो आर्थिक जो स्थिति है मजबूत होती है। अभी हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, विकास दर कमजोर हो रही है, तो इसका प्रभाव हम सब पर भी बहुत अधिक पड़ रहा है। लोगों का बेरोजगार हो गए हैं, व्यवसाय नहीं हो रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब हमको कार्य का वेतन नहीं मिलेगा तो हम उस कार्य को करने के प्रति ध्यान नहीं दिखाएंगे। तो मानव संसाधन संबंधी कार्य में लिखिए मानव संसाधनों में कौशल युक्त मानवीय शक्ति एवं अनेक उद्देश्यों हेतु आवश्यक योग्यता प्राप्त सेवा वर्ग से है। ठीक है, मानव संसाधन में कौशलात्मक मानवीय शक्ति एवं अनेक उद्देश्यों हेतु आवश्यक योग्यता प्राप्त सेवा वर्ग से है। जो उस संस्था में जो कार्य कर रहे हैं वह कर्मचारी उस कार्य को करने के योग्य है या नहीं है, उनमें उस योग्यता को भेद कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो मानवीय संसाधन में आता है। अर्थात जैसी हमारी
बहुत अनिवार्य माना गया है, क्योंकि बिना भौतिक संसाधन के हमारे पास बहुत बुद्धि है, टैलेंट है, तो हम कुछ सीमा तक हम कार्य को करने में सफल हो सकते हैं, पर हम पूर्ण सफल नहीं हो सकते, क्योंकि साधन सुविधा जिनकी हमको आवश्यकता उस कार्य को करने के लिए होगी, वो साधन सुविधाएं जब तक भौतिक संसाधन हमारे पास नहीं है तो हम कार्य को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम रसोई में पहले जो प्राचीन काल में चूल्हे पे जब खाना बनाते थे तो गृहिणियां खाना तो बनाती थी, उन साधन सुविधाओं के साथ बनाती थी, परंतु उसमें उनके बहुत अधिक समय और श्रम दोनों लगता था, तो पूरा दिन उनका गृहस्थ जीवन में खाना बनाना करने में पूरा टाइम व्यतीत हो जाता था। वर्तमान में आर्थिक युग में हम जी रहे हैं और स्त्रियां कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के समान हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे दिन चूल्हे पे खाना बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर दे और जो है नौकरी कर ले। नौकरी करने के लिए जो वर्तमान में विज्ञान ने हमको नए नए इक्विपमेंट दिए हैं, उसका प्रयोग करके कम समय और शक्ति लगा के उस संचित समय और शक्ति को वो रोजगार के साधनों में या कार्य करने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक संसाधन तो हमारे पास है, मानवीय संसाधन तो है, भौतिक संसाधन नहीं है, तो कार्य जो है सही रूप से संपादित नहीं हो पाता है। उसको सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्थित कम समय में अधिक कार्य करने के लिए जो है भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें सामग्री संबंधी सामग्री संसाधन एवं पूंजी संसाधन आते हैं। सामग्री संसाधन का तात्पर्य भवन, उपकरण, कक्षाएं, फर्नीचर, खेल के मैदान, तथा प्रयोगशालाएं से प्राप्त धन से है कि इसमें सामग्री संसाधन जो भी भवन भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों से किस प्रकार से अधिक जो है हम धन का कमा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में कैसे हम जो है साधन सुविधाओं का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अधिक धन कमाने की क्षमता रख सकते हैं। तो ये सब जो फर्नीचर है, भवन है, प्रयोगशालाएं हैं, साधन सुविधाएं हैं, ये सब जो है विद्यालय की पूंजी बढ़ाने के काम में बहुत सहायक होते हैं। तीसरा है राजस्व। राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत में देखिए शिक्षा, पूंजी,
संसाधन या वित्त स्रोत अनेक तरीकों से प्राप्त किए जाते हैं। वित्त प्राप्ति के स्रोत दो हैं। पहला है सार्वजनिक और दूसरा है वैयक्तिक। सार्वजनिक तरीकों से जो है, जैसे सरकार द्वारा है, दानदाताओं के द्वारा है, समाज द्वारा है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। वैयक्तिक में छात्र शुल्क है या अन्य कोई साधन सुविधाएं जो शिक्षण संस्थान से संबंधित ही कार्य करती है, उनके माध्यम से जिस धन की प्राप्ति होती है उसे जो है वैयक्तिक कहते हैं। इसके बाद है वित्तीय प्रबंधन का प्रबोधन। इसके बाद देखिए वित्त प्रबंधन की जांच कि जो हम फाइनेंस के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट क्या सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन हम कब होगा, जब हम उसका मूल्यांकन ऑडिट किसी अकाउंटेंट या सीए के माध्यम से समय समय पर हम उसका कराते हैं। उसके द्वारा आय व्यय का ब्यौरा समुचित रखा जाता है, कहाँ से धन प्राप्त हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सही तरीके से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट वित्त प्रबंधन की जांच कमेटी आगे करती है। इसमें लिखो विद्यालय की वित्तीय प्रबंध बजट की जांच कई प्रकार से की जाती है। बजट के लिए प्रस्तावित फॉर्म होते हैं। विद्यालय
विद्यालय को उन्हें भरना होता है। किंतु ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड रखने होते हैं। जिससे वित्त प्रबंधन की जांच हो सके। ठीक है, वित्त का प्रबंधन करना बहुत अनिवार्य है और संस्था की प्रगति के लिए जिस संस्था का वित्त प्रबंधन सही और सुव्यवस्थित होता है उस पे कभी भी सरकार द्वारा कर या टैक्स लगाकर वसूली नहीं की जाती। इसलिए किसी भी संस्था की उन्नति के लिए वित्त का मैनेजमेंट बहुत ही समुचित और अच्छी तरह से होना चाहिए। लाभ और हानि का व्यय ब्यौरा व्यवस्थित होना चाहिए जिससे संस्था लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि रिकॉर्ड सभी मेंटेन होते हैं तो उसको प्रस्तुत करने में हमको कठिनाई नहीं आती है और काले तरीके से धन कमाने के जो तरीके हैं उनका भी जो है ब्यौरा स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। इसलिए वित्त का मैनेजमेंट होना बहुत अनिवार्य माना गया है। इसमें देखो जैसा कार्य है आपका वित्तीय संसाधन संबंधी कार्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को